तो देखो सबसे पहली चीज़ कि जैसे ही मतलब कि 3 घंटा पढ़ोगी 1 से 4 तो जो पढ़े रहोगी वो तुरंत आके उसी दिन जो हर दिन पढ़ोगी वो उसी दिन 1 घंटे में वीडियो बनाना। क्यों? क्योंकि अगर पूरा चैप्टर एक साथ कंप्लीट होने के बाद अगर पूरा एक साथ पढ़ोगे बहुत ज़्यादा बर्डन रहेगा तो इतना ज़्यादा क्वांटिटी का एक बार में नहीं बन पाएगा। इसके बजाय ये जो है ये हर दिन थोड़ा-थोड़ा पढ़ो 3 घंटे और वो आके 1 घंटा लग ही जाएगा। तो हर दिन जो थोड़ा-थोड़ा पढ़ो जैसे एक चैप्टर का तो वो बनाते जाओ। ज़रूरी नहीं कि पूरा एक चैप्टर एक ही वीडियो में, नहीं। पार्ट में बनाना कोई दिक्कत नहीं। और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, जो ज़ुबान पे एकदम रटा होगा, वो पहले बनाना और फिर बाद में जो भूले रहोगे वीडियो देखना पड़ेगा, फिर से बताना पड़ेगा, तो वो वाला बाद में। क्योंकि ये इसके चक्कर में एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो मतलब एक तो प्रेशर पर कम लगेगा मतलब माइंड पे, और दूसरा ये कि जो है दूसरा ये फ़ायदा होगा कि जो है मान लो किसी दिन नहीं भी बनाने वाले रहोगे या तो पहले अगर ये बन जाएगा तो जो मुँह पे रटा रहेगा वो तो मतलब बन ही जाएगा, और बाकी जो नहीं सही से रटा रहेगा वो छूट जाए, लेकिन वो तो बन ही जाएगा अगर इस तरीके से करेंगे ये वाला पहले। तो यही चीज़ है कि अब जब भी आओ वो बायोलॉजी के चैप्टर जैसा होगा, जैसा एक कई दिन में पढ़े 3-4 दिन में और फिर उसको एक दिन में वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि एक पूरा चैप्टर एक बार में बनाना बहुत ज़्यादा टफ है। इसी तो ये वो बायोलॉजी वाला छूट गया है, इसलिए नहीं बन पाई, इसलिए वो गलती अब आगे मत दोहराना। तो अब से बस यही है कि जैसे 3 घंटे हर रोज़ कुछ जो भी पढ़ना उसको आके तुरंत 1 घंटा लगेगा तुरंत वीडियो मतलब बना देना। उसमें भी जो सबसे अच्छे मुँह पे रटा रहेगा वो पहले बनाना, और फिर बाद में जो थोड़ा धुंधला-वुंधला और फिर वीडियो फिर से देख के वो बाद में। इससे फ़ायदा यही होगा कि पहला कि प्रेशर माइंड पे कम रहेगा, और दूसरा कि इस तरीके से वो वाला तो बन ही जाएगा जो एकदम अच्छे से हर रोज़ पढ़ते जाएँगे। हाँ, तो देखो सबसे पहले तो मतलब कि ये पूरा कॉन्सन्ट्रेशन, मतलब जैसे कि मान लो अगर चाय बना रहे हो तो वो चाय पत्ती कितना डालोगे, चीनी कितना डालोगे, वो डिसाइड करेगा कि चाय कितना बनेगा। तो वही कि सॉल्यूट जो डालोगे जितना, जो कि डिसाइड करेगा कि जो मतलब जितना कॉन्सन्ट्रेशन रहेगा वो सोचो कि चाय हो गई, चाय पत्ती हो गया, चीनी होगा, वो सब डिसाइड करेगा तो कितना कॉन्सन्ट्रेशन डालोगे, उसे कॉन्सन्ट्रेशन बोलते हैं शायद। नहीं तो बाद में उसका अच्छे से बताएंगे। तो अब देखो मास परसेंटेज में देखो, मास हो वॉल्यूम मतलब जैसा कि पढ़े ही थे 11 में, मास बाई मास होता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होगा ही। बस ऊपर सॉल्यूट होगा, इधर भी सॉल्यूट होगा, और नीचे सॉल्यूशन जो कि होता है सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट होगा, इस तरीके से। और ये पीपीएम वाला में भी सेम ही होगा, बस इंटू 10⁶ कर देंगे, नहीं तो ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूट पर सॉल्यूट, मतलब कि सेम ही होगा। और आते हैं मोलैरिटी में, जैसा था मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों में था, मोल्स दोनों में होगा, क्योंकि मोलैरिटी और मोल्स यानी मोल्स रिलेटेड बात, इसलिए ऊपर भी मोल नीचे भी मोल्स। अब क्योंकि पानी हल्का होता है, यानी कि क्योंकि पार्टिकल्स कम होता है, तो इसलिए वो पहले आएगा इधर वॉल्यूम, और फिर वेट भारी होता है इसलिए वो बाद में आएगा वो वेट। और हर चीज़ में सॉल्यूशन होता ही है, बस मोलैलिटी में सॉल्वेंट होता है। तो और वो भी जानते ही हो। और एक चीज़ बस एक्स्ट्रा है कि इसको पर लीटर यानी कि 1 पर केजी 1 में कंक्लूड करना है, तो सब वही है, पुरानी चीज़ है। और अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है। देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब, मोल्स पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो देखो मोल्स फ्रैक्शन में मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए अपॉन में मोल्स ऑफ ए प्लस में मोल्स ऑफ बी। और मोल्स ऑफ ए कैसे निकलता है, वो ऐसे मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ ए बाई मोलर मास ऑफ ए से मोल्स निकल जाएगा। और वैसे ही ये जैसे कि मतलब इसमें ये वाला दिखाना थोड़ा भूल गए थे कि जैसे एक मान लो टैंक में एक ए का सॉल्यूट डाले और बी का सॉल्वेंट डाले, तो वही चीज़ है, मतलब ये ए बी तो थोड़ा पहले में छोड़ो, कोई बात नहीं, पहले बताता था तो उसमें डाले तो इस तरीके से हो जाएगा, ये हो गया। अब पहले ए का निकाले थे, अरे यार पहले ए का निकाले थे,
मतलब छोड़ो, पहले ए का निकाले थे, ये इसमें अब बी का निकालो, बस ए की जगह बी रख दो, हो गया। और मोल्स ऑफ बी और सब सेम ही रहेगा, और मोल्स ऑफ ए प्लस में मोल्स ऑफ बी यानी कि टोटल मोल्स भी इसको लिख सकते हो नीचे वाले जगह में। और अब देखो तो यही है कि मोल्स फ्रैक्शन मोल्स ऑफ ए बाई मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, मतलब ऊपर अगर ए लिखा रहेगा तो मोल्स ऑफ ए निकालना है, और वहीं पे अगर बी निकालना रहेगा तो ऊपर बस बी लिख देना, और बाकी नीचे टोटल मोल्स ही होगा, ए और बी दोनों। और मोल्स ऑफ ए या तो फिर मोल्स ऑफ बी गिवन मास बाई मोलर मास, अगर ए का है तो ए का, नहीं तो बी का है तो बी का। और अब आता है नॉर्मेलिटी। क्या होता है नॉर्मेलिटी? इज इक्वल टू इक्विवेलेंट बाई, जैसे कि पहले बोले थे, देखो नॉर्मेलिटी वही है जैसे कि मोलैरिटी है ना, मोलैरिटी वाली चीज़ यूज होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह ये आएगा, नहीं तो वॉल्यूम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन एक ही होगा। हालांकि मोल्स भी अभी यूज होगा, अभी बताएंगे इक्विवेलेंट किसके बराबर है। देखो इक्विवेलेंट बराबर है, वो किसके बराबर है अभी आएंगे उस पर, आएंगे क्या मतलब आ ही गए। इक्विवेलेंट बराबर है मतलब अभी बराबर तो इसके होगा, अब इसके और इसके, लेकिन अभी इससे पहले देखो मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, जैसे कि मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, वैसे ही वो मोल्स का होगा। और इक्विवेलेंट का क्या होगा कि नीचे मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास लिख दो तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। और छोड़ो, इसको बाद में बताएंगे, नहीं समझ में आ रहा था, जैसा कि बोले थे कि जो वीडियो धुंधला धुंधला लगा नहीं समझ में आएगा उसे बाद में बताएंगे, और मोलैरिटी वाला भी नहीं समझ में आएगा उसे भी बाद में बताएंगे। अब देखो रॉल्स लॉ क्या होता है, देखो नहीं आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस क्या होता है। आइडियल गैस वो होता है जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे, जो ग्राफ उन्होंने दिए थे उस ग्राफ को प्रॉपरली फॉलो करे, और जो फॉलो नहीं करे उस ग्राफ को, या तो फिर कह सकते हैं रॉल्स लॉ को, तो उसे नॉन आइडियल गैस बोल देते हैं। सबसे पहले देखो मान लो कि जैसे कि एक टैंक लिए और उसमें मान लो ये लिक्विड का पार्टिकल्स है, और जो है ये ऊपर जो है मान लो लिक्विड का पार्टिकल्स है, और जो कि वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब कि मतलब जो भास बन के उड़ पाए, तो मतलब एक लिक्विड है मान लो, और यहाँ पे बी लिक्विड है, ये दोनों वोलाटाइल है, और इसमें एयर के पार्टिकल्स भी हैं ऊपर। हालांकि इस तरीके से नहीं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वो तरीका गलत है, लेकिन अभी समझने के लिए इसी तरीके से समझ में आया, फ्यूचर में और अच्छे से समझाएंगे। और ये एयर पार्टिकल्स है इसमें, और जो कि प्रेशर क्रिएट करेंगे ये इस पे, हाँ तो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, करेंगे इस पे। तो फिर पता नहीं क्या था ये पी ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। और फिर मतलब कि सबसे पहले तो अब इस दोनों को इस टैंक में डालें, मतलब एक टैंक में ए और बी को मिलाएंगे, तो अब टोटल प्रेशर कितना होगा। पहले एयर जो प्रेशर लगा रहा था ए पे ए था, बी पे बी था, अब टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी, और प्रेशर ऑफ ए प्रेशर ऑफ बी बाद में बता देंगे कैसे निकलतेगा। और और फिर ये उसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, जो कि ये मतलब कि यही हो गया है, मतलब कि जो बता देंगे टोटल प्रेशर ऑफ ए। अब देखो इससे जैसे कि ये वाला प्रेशर ऑफ ए का ग्राफ नहीं, जब यहाँ से भी देख सकते हो ये प्रेशर ऑफ ए का ऐसे गया है और बी का ऐसे गया है, और टोटल प्रेशर यानी कि दोनों को जोड़ दो, देखो दोनों जुड़ गया यहाँ पे, तो ये टोटल प्रेशर का ग्राफ हो गया। तो इसी को बोलते हैं मतलब कि रॉल्स लॉ। देखो बीच में आइडिया ये आई जैसे कि हर सब्जेक्ट का बायो हो गया, बायो में भी अप्लाई हो जाएगा, हालांकि उतना अच्छे से नहीं होगा लेकिन हो जाएगा, केमिस्ट्री फिजिक्स इस सब का ऐसे ही पेज पे हर दिन नहीं, सबसे पहले तो पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो देखो। सबसे पहले तो थ्योरी पढ़ो, क्योंकि थ्योरी लिखते समय लिखोगे भी समझोगे भी तो नहीं तो लिख ही पाओगे, नहीं तो समझ ही पाओगे। लेकिन इसलिए पहले सबसे पहले थ्योरी पूरा समझो, अगर उसी दिन समझ में आ जाए तो और उसी दिन मतलब कहने का मतलब ये पहले थ्योरी समझो और फिर दोबारा थ्योरी देख के लिखो, राइट करो दोबारा। अब ये एक ही दिन हो जाए, या तो फिर एक दिन थ्योरी समझो और ये दूसरे दिन थ्योरी पढ़ के लिखो। तब कहने का मतलब यही है कि ऐसे ही नोट मतलब हर चीज़ जो पढ़ो उसे लिखो भी, ताकि ऐसे आके बना पाओ।
मतलब ऐसे आके वीडियो बता पाओ। ऐसे जो जो भी पढ़ रहे हैं उसी इस तरीके से लिखते भी चलो, और इसी स्केच से लिखोगे तो और सही रहेगा। तो ये चीज़ हो गई। और यही है कि सबसे पहले थ्योरी पढ़ो और फिर थ्योरी पढ़ो बाद में, और मतलब पहले एक बार पढ़ो फिर दूसरी बार पढ़ो ताकि लिख सको। अब ये एक ही दिन हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 1 2 3 दिन जैसा भी लगे। कहने का मतलब यही है कि बस लिखते भी चलो। तो देखो जैसा कि हम बोल रहे थे, ये मतलब कि ये टोटल वाला है, तो ये टोटल वाला हो गया, और ये ए और बी जो है, ये ए और बी मतलब जाके ऐसे मिल गया है, तो मतलब वही चीज़ इस तरीके से ग्राफ बना है। तो देखो सबसे पहले तो जो फॉलो करते हैं, यानी कि जैसे कि ये ए वाला था, मतलब कि ये बी वाला था, फिर जाके मिल गया, तो देखो ये एग्जैक्ट इसी लाइन पे चढ़ा है, यानी कि फॉलो कर रहा है इसे। और 2 केस और होगा जिसमें फॉलो नहीं करेगा, यानी आइडियल होगा। एक जो है इससे ऊपर जो डैश डैश है वो सेम वाला है जो यहाँ बना था, और उस डैश के एक ऊपर बनेगा, यानी कि यहाँ पे दरार होगा, और जो उस डैश के मतलब कि नीचे बनेगा, मतलब वहाँ पे प्यार होगा। तो अभी आएंगे देखो, तो इस तरीके से देखो सबसे मतलब जैसे कि ए, जब ए वाला ए में जैसे कि डाल रहे थे वहाँ पे, और फिर बी मतलब बॉक्स में जब डाले थे ना, तो यहाँ पे देखो ये सेम होगा, क्योंकि मतलब जैसे ये सेम लाइन पे चढ़ा है, इसलिए मतलब समझने कह सकते हैं सेम होगा। या तो फिर मतलब यहाँ की यानी कि यहाँ का प्यार जो है वो बराबर है, इसीलिए सेम है। इस ना तो प्यार ज़्यादा है ना तो कम है, जैसा कि इस केस में यहाँ वाले पे कम है और यहाँ वाले पे ज़्यादा है, और लेकिन यहाँ पे बराबर है, इसलिए एकदम मतलब उस पे चढ़ा है ऐसा कुछ। और जो है मतलब यही है कि ए जब बी से इंटरेक्शन में है तो जो है बराबर प्यार वाला, इसलिए इंटरेक्शन, और ए से और फिर बी से जो इंटरेक्ट करेगा, मतलब यही है कि क्योंकि ये बराबर है इसलिए इधर बराबर, मतलब बस बराबर है, सेम पे चढ़ा है, और वहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे वही है कि यहाँ पे बराबर नहीं होगा, यहाँ पे ये जो बी से का प्यार है वो वहाँ पे कमज़ोर है, इंटरेक्शन कमज़ोर है, प्यार कमज़ोर है, तो ए से जब बी से मिलेगा तो वहाँ पे कमज़ोर वाला बनेगा। और वो क्यों देखो, क्योंकि इस वाले में वेपर्स ज़्यादा होंगे, और वेपर्स ज़्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और वेपर प्रेशर जाने का मतलब है कि आसानी से वेपराइज्ड हो जाएगा, और आसानी से वेपराइज्ड हो जाएगा मतलब कि इसके बीच का इंटरेक्शन या प्यार जो है कम है, इस वजह से। और देखो एक चीज़ और यहाँ पे लिखी नहीं थोड़ा मोड़ा लिखा है कि डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेम हो गया। तो डेल्टा एच मतलब कि एनर्जी है या तो इंथैल्पी, डेल्टा एच मतलब एनर्जी या एंथैल्पी है, और डेल्टा वॉल्यूम भी यहाँ पे एनर्जी भी 0, डेल्टा एच भी 0 और वॉल्यूम भी 0। और यहाँ पे जो है डेल्टा एच जो है कम होगा 0 से, नहीं डेल्टा एच शायद से ज़्यादा होगा 0 से, और इधर वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, यानी कि पॉजिटिव में आएगा, वॉल्यूम भी पॉजिटिव में होगा, और एनर्जी या तो फिर एंथैल्पी भी पॉजिटिव में होगा। और यहाँ पे उसी सबका उल्टा कर देना कि यहाँ पे वेपर कम होगा, क्योंकि वेपर मतलब वेपर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, यानी कि आसानी से वेपराइज्ड नहीं होगा, क्योंकि इंटरेक्शन जो है इन दोनों के बीच कम होगा, यानी कि प्यार ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये मतलब कि इसमें मतलब दरार डालना आसान नहीं है, जैसा कि इस दोनों के बीच आसान था लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, तो इसकी वजह से इसमें शायद से डेल्टा एच निगेटिव आएगा क्या, इसमें डेल्टा एच यानी कि एनर्जी निगेटिव आएगा, वॉल्यूम निगेटिव आएगा क्या, शायद पता नहीं, छोड़ो। लेकिन इसमें देखो एक चीज़ और हम बताना भूल गए थे, और वो ये है कि जैसे ये मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि जहाँ भी वॉल्यूम आ जाएगा वो वहाँ पे, क्योंकि अगर मान लो टेम्परेचर दोगे गर्म करोगे तो वॉल्यूम की वजह से उसका फैलने लगेगा, इसलिए मोलैरिटी वॉल्यूम से फैलने लगेगा, इसलिए इनकी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है जहाँ भी वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि मोलैरिटी और वॉल्यूम परसेंटेज में आएगा। और इसके अलावा जो भी बाकी रह गया है वहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम नहीं आएगा इसलिए नहीं फैलेगा, तो वहाँ पे वॉल्यूम वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे क्योंकि वॉल्यूम नहीं।
अब देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू जो सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि सॉल्यूट डालने से कुछ चीज़ें चेंज होगी, सॉल्यूट के क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। उसमें एक आता है रिलेटिव लोअर पॉइंट वेपराइजेशन, जिसे तुम इतने से ही समझ के 80-20 रूल का हिसाब लगाना, केवल इतना ही समझोगे सब समझ जाओगे। और फिर बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगा, उसमें भी बस यही वाला समझाएंगे, सब समझ जाएगा। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग आएगा, उसमें बस ये समझाएंगे। और ये ग्राफ वाला भी कुछ समझने वाला, इसे समझा देंगे, समझ आ जाएगा। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर है, बस ये सब चीज़ें हैं जो कि समझ लेना है। देखो अब पहले लाल लाइन में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। देखो जैसे कि मान लो सब में यही चीज़ होगा, यहाँ पे हो या तो फिर यहाँ पे हो या तो यहाँ पे हो। सबसे पहले जो सॉल्वेंट होगा, जैसे कि मान लो ये 3 ठो सॉल्वेंट है, तो अभी इसमें वाटर है तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। लेकिन जैसे ही सॉल्यूट ऐड करोगे, मान लो चीनी ऐड किए, तो जो दूर दूर थे अब उसके पार्टिकल्स उसके बीच में भरेगा, तो अब वो भर जाएगा। जो पहले खाली था थोड़ा, अब वो उस चीनी के ऐड होने की वजह से भर गया। अब यही चीज़ सब में अप्लाई होगी। अब इसी को बाकी सब बता ही दिए, सब में क्या कॉमन होगा। सॉल्वेंट पहले से ही रहेगा पानी, जो कि वोलाटाइल है, सॉल्वेंट वोलाटाइल होगा। और सॉल्यूट जो कि हम डालेंगे, जैसे कि पहले पार्टिकल्स के बीच में जगह कम होगी, और फिर जैसे डालेंगे तो उसके बीच घेर लेंगे तो कम हो जाएंगे। तो देखो अब नॉन वोला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो क्योंकि सॉल्यूट डालोगे, वोलाटिलिटी यानी कि भास हवा मतलब भास बन के उड़ जाना, उसको वोलाटिलिटी बोलते हैं। तो पहले वाले केस में जब पार्टिकल्स दूर दूर थे तो जल्दी उड़ जाते हैं, वोलाटिलिटी ज़्यादा होती। लेकिन जब उसने 3 पार्टिकल्स में चीनी डाले और पास पास आ गए तो पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, तो अब ज़्यादा देर को उड़ेंगे, मतलब कि वोलाटिलिटी घट गई है, क्योंकि पार्टिकल्स पास आ गए हैं, इसीलिए वोलाटिलिटी घटी है। पार्टिकल्स पास आ गए हैं तो ज़्यादा देर में वोलाटाइल होगा। ऐसा कुछ क्या शायद। और एक तो ये हो गया। तो यही चीज़ लिखी है यहाँ की कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के ऐड करने से, नॉन वोलाटाइल मतलब जो यही मतलब कि जो सॉल्वेंट ऊपर से चीनी डाले तो उसी को नॉन वोलाटाइल है। और जो पहले से मतलब ये डालो वो नॉन वोलाटाइल, और ये जो पहले से प्रेजेंट है सॉल्वेंट वो वोलाटाइल, वही चीज़ है। मतलब कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के डालने से सॉल्वेंट का जो कि वोल्वेंट मतलब वोलाटाइल है, डालते ही वेपर प्रेशर, अरे यार क्या, तो डालते ही वेपर प्रेशर में कमी आ जाएगी, मतलब कि कुछ घट जाएगा या तो फिर बढ़ जाएगा, यही तो कुछ होगा। छोड़ो या नहीं आ रहा है, यही चीज़ है। और बात है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये तो सिंपल सा है, अब वही चीनी का एग्जांपल बाद नहीं समझाएंगे, हर केस में वही होगा, यही दोनों चीज़। अब तू उसे कॉमन लेके चलते हुए चलो कि इसमें देखो क्योंकि पार्टिकल्स पास आ जाएंगे इस सॉल्यूट की या चीनी की ऐड करते हुए, क्योंकि पार्टिकल्स अब पास आ जाएंगे। पहले दूर दूर थे, अब पार्टिकल्स और घेर लिए तो पास पास आ जाएंगे, तो क्योंकि अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि अब इसके भी बीच का जो लेटेंट हीट मतलब इसके भी बीच का मतलब वो कराना पड़ेगा, तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स पास आ जाएंगे। और इसी को एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के डालने से वोलाटाइल सब्सटेंस मतलब कि वोलाटाइल सब्सटेंस जो है, मतलब उसका यही है कि मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। क्योंकि जैसा कि पहले मान लो पार्टिकल्स दूर दूर थे, और अब पहले दूर दूर थे तो जो है उन्हें अब फ्रीज नहीं बढ़ना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, जल्दी होना चाहिए फ्रीज, क्योंकि ये दूर दूर है तो इसे बर्फ़ बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा कोल्ड चाहिए होगा, बजाय कि जब सॉल्यूट डालोगे तो पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, तो पहले से ही पार्टिकल्स पास हैं तो अब और जाने में कम होगा, इसीलिए अब मतलब इस केस में जल्दी जो है बर्फ़ बन जाएगा। इसीलिए मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट भी
बढ़ जाएगा। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब सेमी पेरिमिएबल, जैसे कि मान लो स्किन ले लो, जैसे कि स्किन में से पानी उतना नहीं जाता है, थोड़ा बहुत जाता है, स्किन भी सेमी पेरिमिएबल होती है, लेकिन वहीं पे बोरोप्लस लगाओगे तो वो मतलब कि वो चला जाता है अंदर, यानी कि कुछ चीज़ें मतलब वही मतलब जो अंदर चली जाती हैं। तो देखो सेमी पेरिएबल पेरिमिएबल मतलब कि इस वाले में देखो शॉर्ट तो ये समझो कि सॉल्यूट रुक जाता है और सॉल्वेंट जो है जाता है। जैसे कि सॉल्यूट रुक जाएगा लेकिन सॉल्वेंट चला जाएगा। मान लो चाय बना रहे हो तो उसमें चाय वाला पानी जो है चाय वाला पानी वो अंदर चला जाएगा। मान लो छन्नी से छानोगे तो चाय वाला पानी अंदर चला जाएगा, लेकिन वहीं पे चाय पत्ती हो गया, चीनी जो कि सॉल्यूट है, वो जो है रुक जाएगा। इसीलिए जो है यहीं पे बोला गया है कि सॉल्वेंट अंदर चला जाएगा। जैसे चाय जो पानी का होता है वो अंदर चला जाएगा, लेकिन सॉल्यूट चाय पत्ती वो सब रुक जाएगा। तो वही सॉल्वेंट जाता है, सॉल्यूट रुक जाता है। और इस वाले में थोड़ा एक पॉइंट करेक्ट करो। यहाँ पे हम बोले थे कि फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं। बढ़ने का मतलब है कि वो और देर में फ्रीज होगा। फ्रीजिंग पॉइंट्स घट जाएगा, बढ़ने का मतलब तो ये हो जाएगा कि वो और देर में फ्रीज होगा, नहीं, जल्दी फ्रीज होगा। फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, तो उसमें करेक्ट कर लेना। और देखो इसका एग्जांपल्स इस वाले का समझो, जो बता रहे थे कि देखो कि नॉर्मल यहाँ पे सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन से नॉर्मल पानी लो और सी वाला पानी लो। सी वाले पानी में नमक भी होता है। तो देखो नॉर्मल पानी में H2O ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें जो है नमक नहीं है, इसलिए H2O ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे H2O कम होगा। क्यों? क्योंकि नमक भी पार्टिकल्स जो हैं उन पानी के पार्टिकल्स से नमक ने भी जगह घेर रखा, इसलिए यहाँ पे H2O कम होगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो यानी कि यहाँ का H2O का हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ से लो कंसंट्रेशन है, तो पानी हाई से लो की तरफ फ्लो करेगी, यानी नॉर्मल पानी से सी के पानी के तरफ फ्लो करेगी। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि सॉल्वेंट फ्लो करता है तो हाई से लो कंसंट्रेशन जानते ही मतलब हो, और यहाँ पे H2O जैसा कि बोले थे यहाँ पे क्योंकि नमक है इसीलिए यहाँ का लो कंसंट्रेशन होगा, हाई से लो की तरफ बढ़ेगा। और ऐसे ही अगर समुद्र में मान लो डूब रहे हो, अगर प्यास लग रही है तो समुद्र का पानी पी लिए तो पीने की वजह से ही मर जाओगे, क्योंकि वहाँ पे जो है तुम्हारा अंदर का H2O जो है, जो कि जैसे कि यहाँ पे हो रहा था, वो बाहर चलता जाएगा अगर पी लिए तो, क्योंकि पानी वाला अंदर, नमक वाला पानी अंदर आ जाएगा, जैसे यही वाली की सप्लाई होगी। अब देखो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलते हैं। देखो अब यहाँ से एक मतलब पिस्टन लगा के इसको नीचे की तरफ ढकेलो, नीचे की तरफ ढकेलोगे तो मतलब कि प्रेशर का फ्लो जो है वो रुक जाएगा। तो वही कि कितना ढकेलने पे, कितना प्रेशर लगाने पे वो रुकेगा, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। जो कि पाई इज इक्वल टू CRT होता है, जैसे कि PV इज इक्वल टू NRT होता है। P के जगह पाई रखो और NRT जो है, अब उसमें अब इसको इधर उधर ले जाओगे, इसको इधर उधर ले जाओगे तो P इज इक्वल टू N/VRT हो जाएगा, जहाँ N/V होगा C के इक्वल, यानी कि कॉन्सनट्रेशन के इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है देख लो, और इधर उधर ले जाओगे तो सबसे पहले पाई V इज इक्वल टू NRT, फिर इधर उधर ले जाओगे तो पाई इज इक्वल टू N/VRT और N/V इज इक्वल टू कॉन्सनट्रेशन, यानी कि पाई इज इक्वल टू CRT हो जाएगा इस तरीके से। तो देखो अभी जितना वीडियो में बताए थे वो चीज़ आज क्योंकि आज पढ़े थे, इसलिए उसमें से ज़्यादातर चीज़ें 60 से 70% माइंड में अच्छे से छप जाती हैं, तो मतलब अच्छे से घूमती रहती हैं, जो कि समझ में आया होता है। और 30 से 40 फिर से वीडियो देखेंगे तब वीडियो मतलब बना पाएंगे। तो जो ये 60 से 70% है, ऐसे ही हर दिन जो माइंड में घूमता रहे, अच्छे से रटा रहे, वो पहले आके वीडियो बनाए, ताकि प्रेशर भी हटे और इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। और छूटेगा भी तो इतना तो कवर अप हो ही जाएगा। तो जैसे कि अभी तक जितना बताए हैं वो हमारे दिमाग पे घूम रहा था, अब जितना बनाएंगे वो फिर से 3x पे वीडियो देखेंगे और फिर उसको रिवाइज करके बताएंगे। तो इस तरीके से पहले जो दिमाग में घूमेगा वो बताएंगे और अच्छे से देखो कितना समझा भी पाए, इसलिए इसी तरीके से आगे भी करना। हाँ, तो जैसे नॉर्मेलिटी देखो, जैसे कि बोले थे कि मोलैरिटी निकालते हो, मोल्स बाई वॉल्यूम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे बस मोल्स की जगह मतलब कि इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम पर लीटर सॉल्यूशन। देखो वही, अब देखो इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे। देखो जैसे मोल्स निकालते थे गिवन मास बाई मोलर मास, और वैसे ही इक्विवेलेंट निकालोगे गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास। बस मोलर मास की जगह यहाँ पे इक्विवेलेंट आ जाएगा, मोलर की जगह इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे। इक्विवेलेंट मास निकालते हो आप मोलर मास बाई nth फैक्टर। और अब nth फैक्टर कैसे निकलता है, तो जैसे कि Na प्लस में Cl माइनस में है, तो जितना पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होगा वही nth फैक्टर होता है। जैसे प्लस और माइनस है मतलब कि 1 का है, तो यह 1 का nth फैक्टर हो जाएगा, जितना पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यही चीज़ है। तो अब ये हो गया। अब देखो इसका फाइनल फार्मूला क्या होगा, इसको ये भी लिख सकते हो, गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन मास को इंटू करोगे एंड फैक्टर से, और मोलर मास को इंटू करोगे वॉल्यूम लीटर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये जो है वही वाला, देखो ये वही चीज़ है। इतना जो है पूरा मोलैरिटी है, इतना मोलैरिटी है, उसको इंटू कर दिए एंड फैक्टर से, तो इसको ये भी लिख सकते हो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एंड फैक्टर। ये तीनों फार्मूला जिस क्वेश्चन में जो दिया हो जब वो वहाँ यूज कर सकते हो। हाँ तो देखो एक नॉर्मेलिटी करके कोई चीज़ होती है, और वो क्या होता है मतलब फॉर्मेलिटी को सबसे पहले तो मोलैरिटी निकालती हो मोल्स बाई वॉल्यूम पर लीटर। वॉल्यूम पर लीटर बार बार रिपीट नहीं करूँगा, वही वाली चीज़ है वॉल्यूम पर लीटर सॉल्यूशन वाला। तो मोल्स बाई वॉल्यूम पर लीटर सॉल्यूशन। तो और मोल्स कैसे निकालते हो, इसमें भी गिवन मास बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम पर लीटर, ये हो गया। अब नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हो, इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास वॉल्यूम पर लीटर। और इक्विवेलेंट मास भी ऐसे निकालते हो। अब देखो यही सारी चीज़ें हैं, बस इसी चीज़ों को हम रिलेट करते हुए चल रहे हैं। तीनों चीज़ें एक ही तरह से मतलब है। फॉर्मेलिटी इस तरह से रिलेट करके पीछे के डॉट्स कनेक्ट करके समझते जाओ। फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 4 मोल्स बाई वॉल्यूम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें भी 4 मोल्स निकलता है गिवन मास बाई फॉर्मल मास इंटू वॉल्यूम बाई लीटर। तो देखो सबसे पहले तो इसमें का जो है देखो, क्योंकि मोलैरिटी में केवल मोल्स आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। मोलैरिटी रहेगा तो मोल्स आएगा, नॉर्मेलिटी रहेगा तो इक्विवेलेंट आएगा, फॉर्मेलिटी रहेगा तो 4 मोल्स आ जाएगा, और मोल्स रहेगा तो इधर मोलर मास आएगा, और इक्विवेलेंट रहेगा तो इक्विवेलेंट वाला मास रहेगा, और 4 मोल्स रहेगा तो फॉर्मल वाला मास आ जाएगा। अब देखो उसका एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि इसमें NaCl लेके मान लो करते हैं, तो इसमें का मतलब इसको पुट करके करोगे तो इसका मतलब वेट निकालोगे तो 23 + 35 जो कि मोलर मास होगा वो 58.5 होगा। और इसमें भी मोलर मास बाई एंड फैक्टर लगा करोगे तो इसमें भी इस 58.5 जैसे इसमें तो इसमें 58.5 आएगा। और फिर यहाँ पे जो पुट करके करोगे, यहाँ थोड़ा समझने वाली चीज़ है, लेकिन इसमें भी आखिर में आएगा वही चीज़। हाँ तो अब इसका सबसे पहले यहाँ इस वाले में कॉन्सेप्ट समझो, फार्मूला मास क्या होता है। जैसे कि NaCl में ये Na होता है यहाँ पे, और ये कोने कोने में Cl होता है, तो टोटल जो है इस पूरे क्यूब में 6 Na भी होता है और 6 Cl भी होता है, 6 Na और 6 Cl। तो देखो अब इसका 6 नहीं लिखोगे, नहीं, फार्मूला मास यही होता है। फार्मूला मास इज इक्वल टू सिंपल रेशियो ऑफ मास। जैसे कि 6 है तो काटोगे तो 1:1 होगा, तो यही होता है फार्मूला मास, सिंपल रेशियो होता है मास का। 6 Na+ है और 6 ही Cl- है, तो इस हिसाब से तो पूरे लैटिस के अंदर 6 NaCl हुए। समझ में आया? पर हमें 6 NaCl के हिसाब से काउंट नहीं करना होता। फार्मूला मास का मतलब होता है इसका सिंपल रेशियो निकालो। ये 6:6 है, 6 है, इसको मैं 1:1 भी कह सकता हूं। तो 1:1 का मतलब NaCl। तो अगर कोई पूछे कि इसका फार्मूला मास क्या है, दिखने में 6 लगेगा, लेकिन इसका फार्मूला मास होता है, इसके फार्मूले को कैसे लिखा जाता है, फिर उसका मास क्या होता है, दैट इज फार्मूला मास। समझ में आया? क्रिस्टल लैटिस में तो 6 Na दिख रहा है, 6 Cl दिख रहा है, इसका मतलब थोड़ी है कि 6 बार Na का मास लेंगे, 6 बार Cl का मास लेंगे, नहीं। इसका फार्मूला कैसे लिखा जाता है, अभी भी सिंपल रेशियो में लिखा जाता है, 1:1 NaCl। तो यही इसका फार्मूला मास है। समझ में आ गया? अगेन इसका फार्मूला मास क्या है, 58.5। अब मजे की बात देखो, NaCl की मोलर मास, डिफरेंट मास और फार्मूला मास सारे सेम है ना? मजे की बात। तो अगर NaCl का वेट और वॉल्यूम सेम हुआ, NaCl सॉल्यूशन का वेट और वॉल्यूम सेम हुआ, तो उसकी मोलैरिटी, उसकी नॉर्मेलिटी, उसकी फॉर्मेलिटी, तो वेट और मोलर मास सेम हुआ तो ये तीनों सेम हो जाएगा। सब सेम होगा। आया समझ में? और देखो यहाँ पे ग्राफ में एक चीज़ समझने वाली चीज़ और थी, जैसे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, तो सबसे पहले यहाँ पे डैश डैश था, तो सबसे पहले जैसे कि इसमें बना है, सबसे पहले
मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ये था, फिर जैसे चीनी डाले तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो अब इसके बीच का ये जो डिफरेंस है इसके और इसके बीच का, तो इस डिफरेंस को ही टोटल वाले इस तरीके से मतलब ग्राफ समझना है। ग्राफ कैसे समझते हैं यहाँ पे वो समझो। और इसमें भी देखो, सबसे पहले ये जो है टेढ़ा थड़ा करके गया है, ये सबसे पहले जो है यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट था, लेकिन जैसे ही वो मतलब कि जब सॉल्यूट डाले तो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। अब जो है इस पॉइंट पे ये जो है फ्रीज होगा, पहले वहाँ होता था। और अब इसमें का देखो, तो ये देखो पी ए नॉट, ये जो फॉर्मूला देखो, सबसे पी ए नॉट जो है कि पहले का प्रेशर कितना था सॉल्यूट के डालने के, और पी ए का मतलब हुआ कि जब सॉल्यूट डाल दिए तो उसके बाद का प्रेशर कितना हुआ। तो ये है पी, और नीचे भी यही वाला है पी ए नॉट वाला। तो ये चीज़ हो गई एक, और दूसरी चीज़ है कि ये पहले कितना प्रेशर था और फिर बाद में कितना प्रेशर है, उसकी रेशियो को ही मतलब ये वो बोलते हैं कितना, मतलब कि जितना कि आपने सॉल्यूट को ऐड किया है उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। और देखो शायद ये पता नहीं क्या एक्स बी, ये बी को मतलब यही सेम चीज़ है, इसी में कुछ किए हैं, और इधर का एन निकालने के लिए गिवन मास बाई मोलर मास कुछ बताया गया है। अब उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? दिस इज द कैलकुलेशन। पहले प्रेशर कितना था पी ए नॉट, बाद में कितना हो गया पी ए डिवाइड बाय पहले प्रेशर कितना था, रिलेटिव कंपेयर करना है। पहले कितना था समझ में आ गया, और बाद में कितना बच गया, इनके रेशियो को ही कंपेयर करना है। और किसके बराबर होता है? जितना आपने सॉल्यूट ऐड किया है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा समझाता हूं, क्योंकि आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घट गया। कितना घटा? जितना घटा उसको कंपेयर करो पहले से। समझ में आ गया? ये रेशियो किसके बराबर होगा? जितना आपने सॉल्यूट की क्वांटिटी ऐड करी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसी को बोलते हैं आरएलबी। पी दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एन एंड बी मोल गिवन मास बाय मोलर मास, ये तरीका होता है। एबी डब्ल्यू मास एंड एम मोलर मास। अब आप सबकी वैल्यू रखो, जैसे एक्स की वैल्यू क्या होगी? दैट इज एनबी अपॉन एन प्लस एनबी। एन कैसे निकालते हो? गिवन मास बाय मोलर मास, ये तरीका होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब तक वो प्योर सॉल्वेंट था, एक्सपेरिमेंटली उसका ग्राफ ऐसा था, ठीक है। और ये उसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर 180 के बराबर हो जाए, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट था ये। अब जैसे ही आपने उस सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। अब वो 180 तक जाने के लिए उसको और ज्यादा एनर्जी लगी। समझ में आ गया? तो ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली इसी गैप को बोलते हैं क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी, जो किसके बराबर होता है? टीबी माइनस टीबी नॉट के बराबर होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, समझ में आ गया? और टीबी माइनस टीबी नॉट किसके बराबर होता है? फार्मूला जरा चेक कर लो। टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल्स टू दैट इज डेल्टा टीबी व्हिच इज, तो सबसे बड़ा टी है जो टी बी माइनस टी नॉट, जो कि डेल्टा टी है वहीं पे लिखा गया, और डेल्टा टी जो है इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है, और इसमें का भी ये के बी जो है वो इसके बराबर है, जो कि बता रहे हैं किसके बराबर है। इक्वल टू केबी टू एमकेबी क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। समझ में आ गया? और टीबी माइनस टीबी नॉट किसके बराबर होता है? फार्मूला जरा चेक कर लो। टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल्स टू दैट इज डेल्टा टीबी व्हिच इज इक्वल टू केबी टू एमकेबी क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एम क्या है? मोलैरिटी। केबी एम, एम के कैसे लिखते हो? मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? देखो, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी वेट। मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। ये वेट आ गया सॉल्वेंट का, 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि आपको वेट सॉल्वेंट का किसमें चाहिए था? केजी में। ग्राम में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म आ गया। और इससे आप मोलर मास निकाल सकते हो। मोलर मास का m2 का फार्मूला ये होगा फाइनली, कुछ नहीं करना। अगर आपको m2 निकालना है, m2 को वहां ले जाओ, मतलब m2 को वहां ले जाओ, डेल्टा टी को नीचे ले आओ। तो केबी देखो, केबी w2000, केबी w2000 डेल्टा टी नीचे चला गया, और w1 ये ग्राम के अंदर, तो ये m2 का वैल्यू है। मतलब क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी से आप मोलर मास की कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ठीक है। अब अगला है, जरा चेक करो, ये हो गया तुम्हारे पास। तो इसी तरीके से जो चीज़ ना समझ आ रही हो या तो जो मतलब छूट जाए, उसको ऐसे वीडियो बना के वो कितने मिनट के बीच में रिकॉर्ड करना है ये लिख लो। फॉर्म में भी होता है, H2 लिक्विड फॉर्म में भी होता है और आइस में भी होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म में भी होता है। तो लिक्विड फॉर्म में उसका जो भी वेपर प्रेशर है और आइस में जो भी उसका वेपर प्रेशर है, इनका पॉइंट जहां पर काटता है वही उसका क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस। अब अचानक से क्या हुआ? तुमने पानी के अंदर चीनी डाल दी, तो पानी में जैसे चीनी डाली, ये इसका वेपर प्रेशर घट गया, तो वो सॉल्यूशन बन गया। अब इसका लाइन यूं जाते जाते कहां पर काट रहा है? इस पॉइंट पर। तो यही इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट घट गया है, पहले फ्रीजिंग पॉइंट ये था, अब फ्रीजिंग पॉइंट ये है। समझ आ गया? और अब जो ये चेंज आया है टोटल फ्रीजिंग पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं? डिपैचर इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ। उसका फार्मूला कैसे लिखेंगे? दैट्स वेरी सिंपल। डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या होती है? टीएफ नॉट माइनस टीएफ। फार्मूला सेम ही है, दैट इज टीएफ इनटू एम। एम क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी कैसे लिखते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में दिया तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां से आप m2 की वैल्यू निकाल सकते हो। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सो ये मतलब निकलता है, m2 का फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट हमारे पास यहां पर वाटर की हाई कंसंट्रेशन, और हमेशा जो चीज फ्लो होती है वो कहां से कहां होती है? वो चीज फ्लो होती है बेसिकली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब आपको नुकसान हो रहा है, प्योर प्योर पानी में से पानी निकल निकल कहां जा रहा है? समुद्र के पानी में। और समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते। आपको अभी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अगर आप लोग यहां पर तो लोअर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है। अगर उसको रोकना चाहते हो तो आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा, उल्टा लिखना चालू कर देता है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो तुम पढ़ते आए हो, चाहते हो तो आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा। तो जो आप प्रेशर यहां बना रहे हो, ये प्रेशर, उसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब इसका फार्मूला एज इट इज होता है, जो तुम पढ़ते आए हो इससे पहले, PV = NRT पढ़े हो, तो अगर आपको वो याद है तो आपको ये भी याद हो जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो अगर PV = NRT अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो P माने प्रेशर, इसके बाद तुम पाई लिख लो। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से लिखा जाता है, पाई = क्या लिखा जाएगा? NRT, ठीक है। तो पाई = N/VRT। N/V क्या होता है? कंसंट्रेशन, पाई = CRT, ये फार्मूला बन गया। तो पाई = CRT इज द फार्मूला। C क्या है यहां पे? कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर वॉल्यूम, दिखाई दे रहा है? मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। क्लियर हो गया? यहां से मोलर मास निकाल सकते हो, ये तरीका है। तो दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। चलो, तो हमारे पास